Hello friends, welcome back to my YouTube channel Rathod's Combination. Today's topic is class 12th English reading and writing section. So let's start our video with a good thoughts. It is difficult for a student to pick a good teacher, but it is more difficult for a teacher to pick a good student. Yes friend, this is right. I hope you understand these thoughts. So let's go our topic. So let's start our video. In this class we will discuss tips for solve unseen passages during the exam time. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एग्ज़ाम टाइम में अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें और इसे कितना टाइम दें कि हम पेपर के और क्वेश्चंस को भी अटेंड कर सकें। सो इसके लिए हम लाए हैं कुछ टिप्स जो आप ध्यान में रखकर अनसीन पैसेज को वेरी इजीली एग्ज़ाम टाइम में अटेंड कर सकते हैं और मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. So the tips to attempt reading comprehension during exam. अनसीन पैसेज को एग्जामिनेशन में अटेंड करते समय हम अगर इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो हम उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रीड द पैसेज एट अ रीजनेबल पीस टू गेट द जनरल आइडिया टू द टेक्स्ट. यानी कि हमें पैसेज को पहले थोरोली रीड करना है और उससे उस पैसेज में क्या बताया जा रहा है, उसका जनरल आइडिया क्या है, इसे समझना है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ डू सेकेंड रीडिंग एट अ पीस टू गेट द स्पेसिफिक मीनिंग. तो फिर हमें पैसेज की सेकंड रीडिंग लेनी है उसकी स्पेसिफिक मीनिंग्स को समझने के लिए. हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे जो कि हम बड़ी ही फास्टली तरीके से लेंगे ताकि हम अपने टाइम को भी मैनेज कर सकें. उसके बाद हमें सेकंड रीडिंग लेनी है पैसेज की ताकि हम पैसेज की स्पेसिफिक मीनिंग और उसमें आए फ्रेजेस को समझ सकें. अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड फ्रेज एंड सेंटेंस टू आइडेंटिफाई. और हमें उन वर्ड्स और उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है जो एज अ फ्रेज यूज़ हुए हैं पैसेज में, ताकि हम अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर हमें इजीली मिल सके और हमारे माइंड में वो चीज़ें क्लियर रहे कि हाँ इस पैसेज में ये चीज़ें या ये फ्रेज यूज़ हुए हैं. तो ये थे 3 पॉइंट. और अब हमारा अगला पॉइंट है कि सो द फोर्थ पॉइंट इज़ मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली योर एग्ज़ाम टाइम. हमें अपने टाइम को मैनेज करना है अकॉर्डिंग योर एग्ज़ाम टाइम. यानी कि हमारे पास जितना एग्ज़ाम टाइम है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें पैसेज को टाइम देना है. हमें अपना सारा टाइम पैसेज में ही नहीं लगा देना. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ go through the question in the beginning and while reading the passage keep the question in mind. और हमें जब हम 2 बार पैसेज को अच्छे से रीड कर लेंगे फिर हमें क्वेश्चंस को भी रीड करना है. पैसेज की स्टार्टिंग में ही हमें पहले क्वेश्चंस को भी रीड कर लेना और उन रीड किए हुए क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखना है और फिर पैसेज को रीड करते जाना है और क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पैसेज में हमें मिल रहा है. तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम पैसेज में मार्क्स भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. अब हमारा अगला पॉइंट है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड लोकेट द आंसर्स. अब हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है, समझना भी है और फिर आंसर्स को लोकेट यानी कि हमें ढूंढना है. तो ये तो कुछ पॉइंट्स जिन्हें हम ध्यान में रखें तो हम अपने पैसेज को अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं और उसमें मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं. तो एक बार दोबारा माइंड अप कर लेते हैं हम इन पॉइंट्स को. पहला हमें पैसेज की 2 बार रीडिंग करनी है. एक बार हम फास्ट यानी कि स्पीड में रीडिंग करेंगे ताकि उसकी हमें जो जनरल आइडिया है वो हमें मिल जाए. सेकंड हमें उसकी दोबारा रीडिंग करनी है ताकि हम उस पैसेज की स्पेसिफिक मीनिंग को समझ सकें. थर्ड पॉइंट हमें ये अपनाना है कि जो भी पैसेज में वर्ड्स की कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स या कीवर्ड या फिर कोई भी फ्रेज यूज़ हुआ है तो उसे हमें अंडरलाइन करते जाना है और हमें साइड बाय साइड अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी रीड करना और उन्हें अपने माइंड में रखते हुए पैसेज को रीड करते जाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है तो हम उसे टिक कर सकें क्वेश्चंस को. इसलिए हमें अपने माइंड में रखना है. और जो हमारा अगला पॉइंट है कि हमें एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंगली ही पैसेज को टाइम देना और जो हमें स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलते हैं उन 15 मिनट्स में हमें पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है और उस 15 मिनट्स को हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने क्योंकि वो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है. उसमें हम पैसेज को अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, उसकी थोरोली रीडिंग और उसकी मीनिंग्स को भी समझ सकते हैं. अब हमारा पॉइंट है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड लोकेट द आंसर. हमें क्वेश्चंस को समझना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं उससे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम उस क्वेश्चन को समझ जाएँ. अगर हम क्वेश्चन समझ जाते हैं तो हम उसका आंसर अच्छे से लोकेट या ढूंढ सकते हैं. तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें आप अगर याद रखते हैं तो आप अनसीन पैसेज में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं.
इसके साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ही खास ध्यान रखना है। तो ये था रीडिंग सेक्शन, जिसमें आते हैं अनसीन पैसेज और 2 पैसेज आते हैं। एक ग्राफ वाला आता है जिसमें हमें ग्राफ को देखकर भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, तो हमें उसमें ग्राफ को अच्छे से देखना होता है और उसे पहले समझना होता है, उसके बाद हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर लिखना होता है। तो ये 2 होते हैं अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस। फिर आती है हमारी राइटिंग सेक्शन की बारी। तो राइटिंग सेक्शन में हमारा सेकेंड टर्म में क्लास 12th में आ रहा है इन्विटेशन, रिपोर्ट और जॉब लेटर, जिसमें जॉब लेटर और रिपोर्ट में चॉइस आएगी। तो अब हम देखेंगे इनविटेशन का फॉर्मेट कि कैसे कैसे इनविटेशन होते हैं और इनविटेशन के क्वेश्चंस को कैसे हमें अटेंड करना है। तो इनविटेशन में भी कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे इसमें हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं और इनविटेशन हमेशा 50 वर्ड्स में लिखा जाता है और इसे बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो ये जो 3 कॉमन बातें होती हैं जो हमें इनविटेशन के लिए याद रखनी होती है, जिससे हमारा इनविटेशन और भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। हमें रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना भी हो सके ग्रामेटिकल एरर्स से बचें, जिससे कि हमारे मार्क्स ज़्यादा ना कटें। तो इनविटेशन शुरू करने से पहले देखते हैं कि इनविटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनविटेशन होते हैं 2 टाइप्स के, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें हम एक लिखते हैं एक्सेप्टेंस, एक लिखते हैं रिफ्यूज़ल और एक लिखते हैं इनविटेशन, यानी कि ये 3 होगा। और इनफॉर्मल भी होते हैं, एक लिखते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन, फिर इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है और रिफ्यूज़ल होता है। तो 3 6 टाइप्स के हमारे इन्विटेशन हो गए, जिनके अपने अपने अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो अब हम देखते हैं इनविटेशन के फॉर्मेट को। तो ये बहुत ही इजी होते हैं और बहुत इजीली समझ भी आ जाते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि इनविटेशन को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखना होता है और इनकी वर्ड लिमिट मैक्सिमम 50 वर्ड्स होती है। अब देखते हैं अपने हर एक टाइप के इनविटेशन के फॉर्मेट को। और हमें इनविटेशन लिखते समय ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो इनविटेशन होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। फॉर्मेट से पहले देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1 मार्क्स का फॉर्मेट, 1 मार्क्स का कंटेंट और 1 मार्क्स का एक्सप्रेशन। तो टोटल 3 मार्क्स हो गए और 3 मार्क्स का आता है हमारा इनविटेशन। अब देखते हैं हम अपने फॉर्मेट को। तो पहला इनविटेशन है हमारा फॉर्मल इनविटेशन, जिसमें हमें लिखना होता है सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में और लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर सर और मैडम करके। उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ़ द होस्ट, होस्ट का नेम आता है, फिर हैज़ द प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग, फिर लिखते हैं नेम ऑफ़ द गेस्ट कि हमने कौन से गेस्ट को इनवाइट किया है उसका नाम, इन द नेम ऑफ़ इवेंट, फिर इवेंट का नाम लिखते हैं कि हमारे फंक्शन का नाम क्या, कौन सा इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एज चीफ गेस्ट, जज, रिसोर्स पर्सन, प्रिसाइड ओवर, फिर एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं या जज या एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब किस पोस्ट को हम इनवाइट कर रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट के रूप में, तो हमें फिर वो लिखनी होती है। फिर लिखते हैं हम ऑन डेट, टाइम और वेन्यू। डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं और वेन्यू लिखते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखेंगे अ वर्ड ऑफ कन्फर्मेशन विल बी अप्रिशिएटेड। ये लाइन लिख के उसके बाद हम लिखते हैं रिगार्ड्स, नेम ऑफ द होस्ट। फिर हमारा ये इनविटेशन कंप्लीट हो जाता है, जो है हमारा फॉर्मल इनविटेशन। उसके बाद फॉर्मल इनविटेशन में हमारे स्कूल फंक्शन और फैमिली फंक्शन के भी अलग अलग इनविटेशन होते हैं जो फॉर्मल में ही आते हैं, तो इनका फॉर्मेट भी अलग होता है। फिर इसमें रिप्लाइज़ में हम लिखते हैं एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल, जो कि एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, या फॉर्मल एक्सेप्टेंस से आ जाता है या रिफ्यूज़ल से आ जाता है। ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। तो अब हम करेंगे फॉर्मल एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट। तो देखते हैं अब अपने फॉर्मल रिप्लाइज एक्सेप्टेंस के फॉर्मेट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बॉक्स में लिखना है, जिसमें हमें पहले लिखना है सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर, नेम ऑफ़ द रिसीवर्स का नाम लिखना है। फिर हमें इसकी स्टार्टिंग करनी है थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। फिर हमें लिखना है नेम ऑफ ओकेशन, ऑन डेट, एट टाइम, एट वेन्यू एंड शी और ही जो भी है इज़ वेरी प्लेस टू एक्सेप्ट इट्स। फिर लिखना है बेस्ट विशेस सिंसियरली, नेम ऑफ द सेंडर्स।
फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमें इसमें आई कुछ इन्फॉर्मेशन ही चेंज करनी है। लाइक नेम ऑफ रिसीवर्स, ये कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे लिखना है। नेम ऑफ ओकेशन, डेट, टाइम, वेन्यू, जगह का नाम, और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। सो ये बहुत ईजी है, आप इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं और पेपर में पूरे 3 के 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर, जो कि है हमारा फॉर्मल रिप्लाइज रिफ्यूज़ल इनविटेशन, जिसमें हम इनविटेशन को डिक्लाइन करने के लिए लिखना होता है। सो इसका फॉर्मेट भी सेम ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाती हैं। इसमें हम पहले बॉक्स बना लेते हैं, लिखते हैं सेंडर एड्रेस, डेट, डियर, रिसीवर्स नेम, वही सेम फॉर्मेट रहता है। स्टार्टिंग करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द नेम ऑफ ओकेशन ऑन डेट at time at we knew, or फिर she regret to inform you that she would not be able to attend it due to a prior engagement। इसमें रीज़न बताना होता है कि किस वजह से हम फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, वो भी हमें बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करनी होती है, क्योंकि ये फॉर्मल इनविटेशन है, इसमें हम फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते और पूरा फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। फिर हम लिख देंगे बेस्ट विशेस सिंसियरली और नेम ऑफ सेंडर्स, फिर हमारा ये इन्विटेशन पूरा हो जाएगा। तो दोनों ही इन्विटेशन लगभग सेम है, बस हमें रिफ्यूज़ल में कारण बताना होता है और हमें मना करना होता है, वो भी एकदम फॉर्मली तरीके से। तो हमने फॉर्मल रिप्लाइज, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल दोनों पढ़ लिए, उसके फॉर्मेट भी समझ लिए। अब है इनफॉर्मल इनविटेशन, जिसमें हमें इनफॉर्मल इनविटेशन भी बिल्कुल सेम फॉर्मल की तरह ही होता है। उसमें हम इनफॉर्मल या फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और बाकी सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स नेम और फिर उसकी थैंक यू से स्टार्टिंग सब कुछ सेम होता है। अब हम करेंगे जॉब लेटर। तो जॉब लेटर जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। जॉब लेटर जो कि फॉर्मल लेटर ही है और ये विद बायोडाटा लिखना होता है। इसमें हमें पहले जॉब लेटर लिखना होता है, फिर उसके बाद अपना पूरा बायोडाटा भी मेंशन करना होता है, तब जाकर हमें पूरे 5 के 5 मार्क्स मिलते हैं। और जॉब लेटर हमारा पूरे 5 नंबर का होता है और इसे हमें 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है। तो अब हम देखते हैं जॉब लेटर का फॉर्मेट। सो लेट्स सी द फॉर्मेट से पहले देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल 5 मार्क्स का लेटर आता है, जिसमें 1 मार्क्स होता है फॉर्मेट का और 3 मार्क्स होते हैं कंटेंट के और 1 मार्क्स होता है एक्सप्रेशंस का, जिसमें हमारी ग्रामेटिकल एरर्स अगर होती हैं तो उसके हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो 1 मार्क्स एक्सप्रेशन का होता है। अब हमारे पॉइंट टू रिमेंबर, हमें लेटर स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे स्टार्ट ईच लाइन फ्रॉम लेफ़्ट हैंड मार्जिन, यानी कि हमें लेटर की हर एक लाइन की जो स्टार्टिंग है वो लेफ़्ट साइड से करनी है। सेकंड पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इन अ लेटर, हमें जो लेटर की सीक्वेंस होता है उन्हें वैसे ही लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंडर एड्रेस पहले आता है, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर डालना है हमें सॉल्यूशन सर और मैडम, सब्जेक्ट, कंटेंट ऑफ द लेटर। यही होता है फॉर्मेट भी। जॉब लेटर भी हम ऐसी शुरुआत करते हैं सेंडर एड्रेस से, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर सॉल्यूशन, फिर कंटेंट ऑफ द लेटर। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है बायोडाटा, जिसमें हम अपना नाम, एज, फादर्स नेम, नेशनैलिटी एक्सेट्रा मीन सब कुछ डालते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम शुरू करते हैं जॉब लेटर लिखना कि जॉब लेटर लिखते कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखते हैं अपने जॉब लेटर की स्टार्टिंग, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट की हम स्टार्टिंग करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सर और मैडम, और फिर हम इस लेटर की स्टार्टिंग करेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। न्यूज़पेपर का नाम अलग भी हो सकता है क्वेश्चन में, सो आप न्यूज़पेपर का नाम देखकर लिखेंगे और फिर लिखेंगे डेट कि किस डेट को हमने वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पढ़ा, फिर लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ
फिर नेम ऑफ द पोस्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई ऑफर माई कैंडिडेट फॉर द सेम। देन हम लिखेंगे आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। आई हैव प्लीजेंट पर्सनैलिटी, आई एम यंग एंड डिनामिक, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आई अज्योर यू ऑफ द बेस्ट सर्विसेज ऑफ सिलेक्टेड, आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर परसूअल। तो ये थी कुछ हमारी क्वालिफ़िकेशंस और कुछ प्रोफेशंस थे जो क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। वैसे मेनली ये पॉइंट तो हर एक जॉब लेटर में लिखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज हमें होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट तो हम हर एक जॉब लेटर में लिख सकते हैं। और एडिशनल हम लिखेंगे कि अगर क्वेश्चन में कोई भी दे रखी है, अगर आपको कुक की कोई जॉब लेनी है या फिर कोई शेफ़ है, तो उनकी अलग क्वालिफ़िकेशंस हो जाती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें लिखना होता है थैंक यू योर सिंसियरली, फिर नेम, उसके बाद हम लिखते हैं अपना बायोडाटा, जिसमें हमें स्टार्टिंग करनी होती है नेम। हम सेंडर्स का ही नेम लिखते हैं। और क्वेश्चन में हमें नेम दे रखा होता है तो हमें वही नेम लिखना होता है, हम अपना नेम नहीं लिख सकते। फादर्स का नेम नहीं दे रखा तो कुछ भी लिखो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अपनी कोई भी डिटेल्स नहीं लिखनी होती है। और एज जो क्वेश्चन में दे रखी होती है। फिर हम लिखते हैं एड्रेस, जो सेंडर एड्रेस दे रखा होता है वही लिखा जाता है। फिर नेशनैलिटी, जो इंडियन ही होती है। लैंग्वेज की कौन कौन सी लैंग्वेजेस पता है, तो हिंदी इंग्लिश तो कॉमन होती हैं। साथ में अगर कोई आपको लैंग्वेज दे रखी हो क्वेश्चन में, लाइक मराठी और भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनमें से आपको वो लैंग्वेज लिखनी होगी। और फिर हम लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, हमारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। तो उसमें हमें 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। पहला सीरियल नंबर, फिर क्लास, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फिर मार्क्स। तो सीरियल नंबर्स में हमें 1 2 3 4 कम से कम 4 हमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस लिखनी ही होती हैं। और क्लास में हम लिखते हैं 10th 12th और फिर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, फिर किसी में भी आप तो वो आपको मेंशन करना होता है। फिर हम लिखते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो हमने क्लास 10th और 12th CBSE बोर्ड से ही की है। और उसके बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और आपने डिप्लोमा कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर सेंटर से लिया है, वो आपको मेंशन करना होता है। फिर हम लिखते हैं मार्क्स, जो परसेंटेज में भी हो सकते हैं और हम ऐसे भी मार्क्स लिख सकते हैं, एवरेजेस भी हो सकती हैं। देन हम लिखते हैं सैलरी, कि हमें कितनी सैलरी चाहिए, तो वो नेगोशिएबल या फिर डिस्कशन करके बाद में डिसाइड कर लेंगे। और फिर हम एक्सपीरियंस लिखते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रेफरेंस, हमें किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का रेफरेंस देना होता है अपने बायोडाटा में। और रेफरेंस के साथ ही हमारा जॉब लेटर और बायोडाटा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जॉब लेटर कंप्लीट हो गया है और ये आराम से 200 से 250 शब्दों में है। तो इसी जॉब लेटर के साथ ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो यहीं पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी और भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल सके सबसे पहले। तो थैंक यू गाइज़।